हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स 19 से 26 नवंबर तक का। और इसमें पिछले एक सप्ताह के तमाम जो भी घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, जो भी आयोजन हुआ, यानी करंट अफेयर्स जो भी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ संक्षेप में। डेली के वीडियो में विस्तार से बताते हैं, यहाँ संक्षेप में बताएंगे ताकि एक बार रिवाइज हो जाए पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स। तो हम लोग इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज देते हैं। सबसे पहले राजनीति केंद्र जो फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, उससे पहले आपको बताऊं कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का अब तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और इसका PDF भी मिल सकता है एक मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में किस ब्रांड के तहत गेहूं के आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई है? क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा भारत आटा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने इस आटा को लॉन्च किया। और ये भारत आटा सस्ते में ₹27.5 यानी 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम के MRP पर ये उपलब्ध है। सरकार का ऐसा कहना है कि चूँकि महंगाई देखने को मिल रही है तो लोगों को सस्ते में ये दिया जाए। ठीक है, तो सरकार की एक योजना है, नई योजना, महंगाई कम करना। उससे शॉर्टकट तरीका ये अपनाया गया कि भारत आटा लॉन्च कर दिया गया सस्ते में। लेकिन कितने लोगों तक पहुंचेगा ये भी मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया? यहाँ पर क्वेश्चन में आप ध्यान देखिएगा, निजी क्षेत्र की बात हो रही है। तो कहाँ पर निजी क्षेत्र में दिया गया था आरक्षण 75% स्थानीय युवाओं को? तो वो था हरियाणा, और उसको अब रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा है कि संविधान में स्पष्ट है कि जन्म के स्थान या अस्थायी पते के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का जो कानून है वो निजी कंपनियों पर लागू किया गया है, जबकि राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, मतलब निजी कंपनियों के मामले में। और ये जो मामला है वो केंद्र का मामला है, और ऐसे में राज्य इस पर कानून नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर तमाम राज्य अपनी अपनी एक सरहदें बना लेंगे और फिर दूसरे राज्य के युवाओं को वहाँ पर नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब भी बीमारी वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन। चीन में किस रहस्यमय बीमारी के प्रकोप पर WHO ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है चीन गवर्नमेंट से? आंसर होगा रहस्यमय निमोनिया। क्या है? अभी तक इसका नाम कुछ एग्जैक्ट नहीं है, तो रहस्यमय निमोनिया कहा जा रहा है। तो चीन में एक बार फिर से ये एक बीमारी फैली है। पहले तो कोविड-19 फैला था, जिससे पूरी दुनिया बहुत परेशान हुई थी, तबाही मची थी एक तरह से। लेकिन अब फिर से ये देखने को मिल रहा है, और ख़ासतौर पे चीन का जो उत्तरी इलाका है ना, ये चीन का मैप आप देख रहे हैं, उसके अंदर ये फोटोग्राफ है जो वहाँ के अस्पतालों की तस्वीरें। तो इसका जो उत्तरी इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये निमोनिया, मिस्टीरियस निमोनिया कहिए इसको, उसका प्रकोप फैला हुआ है। और ये क्या है, इस पर रिसर्च किया जा रहा है। तो WHO ने डिटेल मांगा है। ठीक है, एक एक बात मांगी है, एक एक वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है कि वहाँ जो हाल फिलहाल जो वायरस मिले हैं, जो डिटेक्ट हुए हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, तो ये सब डिटेल भी पूरा मांगा गया है वहाँ पर। अब देखते हैं WHO आगे क्या करता है। एक महत्वपूर्ण और दुनिया के लिए चिंता का विषय ज़रूर है। ठीक है, और ख़ासतौर पर ये बच्चों में हो रहा है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल यानी UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का उपाध्यक्ष चुना गया है, वाइस चेयरमैन? आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू, या कहें GC मुर्मू। वो कौन है? वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG हैं। तो 20-21 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस एक्सटर्नल ऑडिटर्स पैनल का एक सत्र आयोजित किया गया, 63rd सत्र था वो, और उसी के दौरान वाइस चेयरमैन इनको चुन लिया गया है। तो महत्वपूर्ण बात है। अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, घोषित किया है? आंसर होगा सौरव गांगुली। ठीक है, वो BCCI के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर को उनको राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्ति दी और सर्टिफिकेट दिया। और इन्होंने किसकी जगह ली है, वहाँ इससे पहले कौन थे ब्रांड एम्बेसडर? तो शाहरुख खान, एक्टर।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है, तो उसके नए निदेशक कौन है, नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर होगा आलोक शर्मा। ठीक है, फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आप। न्यू डायरेक्टर उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। एसपीजी की बात करें, एसपीजी की स्थापना हुई थी 1985 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और वीकली मॉक टेस्ट भी है। सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर अवेलेबल है। ओके, पीडीएफ के लिए आपको एक मेंबरशिप प्लान लेना होगा। अगर आपने लिया हुआ है तो डाउनलोड कर लीजिए ऐप पर लॉगिन करके, और नहीं लिया है मेंबरशिप तो ये एक प्लान है और इसका प्राइस बहुत ही मामूली सा रखा हुआ है आपके लिए। और इसके जरिए आप अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और पिछले सालों के भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ जो होता है ना, कई तरीके का होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो भी कई तरीके के, मतलब एक वन लाइनर होता है, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू विद नोट्स होता है, और वीडियो का लिंक भी होता है। जो डेली का वीडियो होता है उसका लिंक भी होता है वहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन के ज़रिए, ताकि आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ सकें। और इसी के ज़रिए मॉक टेस्ट भी होता है, डेली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का। इसके अलावा इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा और एक हेल्पलाइन नंबर भी है, तो इस पर चैट से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, चैट के ज़रिए व्हाट्सएप पर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज के लिए असुरक्षित यानी अनसिक्योर कर्ज के लिए जोखिम भार कितना बढ़ा दिया है? आंसर होगा 25%। ठीक है, अगर उदाहरण देखें एनबीएफसीज का, तो जैसे इंडिया बुल्स होम लोन है, टाटा कैपिटल है, आदित्य बिरला फाइनेंस सर्विसेज है, डीएचएलएफ है, एलआईसी भी उसी में आता है, तो ये सब है। तो अनसिक्योर लोन का मतलब क्या हुआ? अनसिक्योर लोन का मतलब हुआ कि ऐसा लोन जिसके लिए किसी प्रकार की गारंटी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे पर्सनल लोन हो गया, कंज्यूमर लोन हो गया, कोई सामान खरीद रहे हैं आप तो लोन ले लिया आपने, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब। ठीक है, तो आरबीआई ने ये फैसला किया, बड़ा फैसला है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि ये जोखिम भार का मतलब क्या हुआ? दरअसल होता ये है कि आरबीआई तय करता है तमाम बैंकों के लिए और एनबीएफसीज के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए, कि वो जोखिम भार रखें। मतलब कि एक खास रकम, मतलब जो भी आप कर्ज दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि पूरा पूरा बैंक का या उस फाइनेंशियल कंपनी का सारा पैसा आपने लोन दे दिया और वो रिकवर नहीं हुआ तो फिर कंपनी डूब गई और जो इन्वेस्टर हैं उसको वो बर्बाद हो गया। तो ऐसा ना हो, पूरा सिस्टम चलता रहे, इसके लिए होता ये है कि आप जितना लोन दे रहे हैं ना, उसके अनुपात में कुछ रकम अपने यहाँ रिज़र्व रखना पड़ता है, ऐसा नियम है। अगर रिज़र्व नहीं रखेंगे उतना पैसा, तो होगा ये कि अगर किसी को लोन दिया गया, और क्योंकि ये छोटे छोटे लोन दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में रिकवरी होनी बड़ी मुश्किल हो रही है, कई सारे मामले ऐसे आ रहे हैं, तो फिर वो बैंक या इंस्टीट्यूशन बर्बाद ना हो जाए। जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, जिन लोगों ने पैसे जमा किए हुए हैं, उनके पैसे ना बर्बाद हो जाएं। तो इसके लिए जोखिम भार है, यानी एक खास रकम, इतना % आपको टोटल लोन देने का, वो अपने पास ही रखे रहना है, कैश के रूप में रखना है। तो ये होता है जोखिम भार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। ओके, और हाँ, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना आप और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। तो क्वेश्चन होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 कहाँ पर आयोजित किया गया है इस बार? आंसर होगा पर्थ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसमें भारतीय सेना के 81 सैनिकों का दल वहाँ पर पहुँचा है और 6 दिसंबर तक ये वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, राजधानी है कैनबरा। ओके, और इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ है? आंसर होगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति का ये 9वां संस्करण है और 16 से 29 नवंबर तक
पुणे में ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं। राष्ट्रीय खेल है, वर्ल्ड कप है क्रिकेट वाला, वनडे का, और भी कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। 37th नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? आंसर होगा गोवा में। गोवा में आयोजित किया गया। कब से कब तक? तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन, 37वें नेशनल गेम्स की पदक तालिका में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान यानी टॉप स्थान यानी नंबर 1 हासिल किया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नंबर 1 है 37वें नेशनल गेम्स में। सबसे ज़्यादा मेडल और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। किस किस ने कितने प्राप्त किए हैं तो भी एक बार देख लेते हैं। तो नंबर 1 महाराष्ट्र है, टोटल 80 गोल्ड, और टोटल जो मेडल है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज को मिलाकर तो 228। सेकंड में सर्विसेज है। सर्विसेज का मतलब हुआ कि तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ खास सर्विसेज जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ITBP, CRPF, इस तरह की जो सर्विसेज हैं उन सब के, तो उसने 66 गोल्ड और टोटल कहेंगे तो 126 मेडल प्राप्त किए हैं। इसके बाद तीसरा स्थान है हरियाणा का, 62 गोल्ड है और 192 टोटल मेडल प्राप्त किए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इससे ज़्यादा संख्या इसकी है, तो देखिए क्या होता है, इसकी रैंकिंग जो है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो गोल्ड से डिसाइड होती है। तो गोल्ड सर्विसेज को ज़्यादा था इसलिए हुआ। तो 4th पे मध्य प्रदेश, 5th पे केरला, 6th पे कर्नाटका, 7th पे मणिपुर, 8th पे है दिल्ली, 9th पे गोवा है, 10th पे तमिलनाडु है, 11th पे पंजाब है, 13th पे राजस्थान है, 14th पे जम्मू कश्मीर है, 15th स्थान है उत्तर प्रदेश का, 16th ओडिशा है, 17th गुजरात है, 18th वेस्ट बंगाल है पश्चिम बंगाल, 19th आंध्र प्रदेश है, 20वां स्थान है झारखंड, 21वां अरुणाचल प्रदेश, 22वां तेलंगाना, 23वां है चंडीगढ़। ठीक है, इस तरह से बाकी और राज्यों की भी डिटेल आप देख रहे हैं। PDF में सब कुछ दिया हुआ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 37वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट पुरुष एथलीट किन्हें चुना गया? कौन है? आंसर होगा श्री हरि नटराज। कर्नाटक टीम के वो तैराक हैं और इन्होंने शानदार 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा में किसने किया? सिंपल आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने किया है। ठीक है, गोवा में हुआ ये आयोजन। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? प्रमोद सावंत हैं। राजधानी है पणजी और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्ले। अगला क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? क्या रखा गया था? आंसर का मोगा। मोगा एक भारतीय बाइसन है और गोवा का राजकीय पशु है, गौ जातीय जीव है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 37वें नेशनल गेम्स का गान क्या था? एंथम। आंसर का खेलो। खेलो नाम से गान लॉन्च किया गया था इसको। और म्यूजिक कंपोजर समर्पित गोलानी, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर ये बनाया था एंथम। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा यानी अगला नेशनल गेम्स? आंसर होगा उत्तराखंड में होगा। ठीक है, हालांकि कब होगा इसके बारे में अभी तक पता नहीं है, आगे ऐलान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब ICC वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम का नाम बताएं। आंसर है ऑस्ट्रेलिया, सबको पता होगा ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम कौन सी बार ICC वनडे वर्ल्ड कप की विजेता रही है? आंसर होगा 6ठी बार, रिकॉर्ड 6ठी बार। फाइनल मैच कब हुआ है? 19 नवंबर को हुआ है। किस स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो कब कब ऑस्ट्रेलिया ने जीता? ये 6ठी बार है। तो कब कब? तो 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में, 2015 और 2023 में विजेता रहा है वनडे का। ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप। भारत की अगर बात करेंगे तो 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हराकर और 2011 में श्रीलंका को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? आंसर ट्रेविस हेड। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस क्रिकेटर को मिला है? आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली को मिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए। एक वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने टोटल 765 जो है ना वो रन बनाए विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में। 2023 के वर्ल्ड कप की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया? आंसर होगा विराट कोहली। ठीक है, तो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 50वां शतक लगाया उन्होंने। ठीक है, तो ये शानदार उन्होंने ये काम किया। अगला क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे में सबसे ज़्यादा 4 बार 5 या इससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? आंसर का मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? आंसर का मोहम्मद शमी। ठीक है, तो 2023 जो वर्ल्ड कप है उसमें 7 मैचों में सबसे ज़्यादा 24 विकेट लिए उन्होंने। अगला अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो विजेताओं के पुरस्कार हैं उन सबको देख लेते हैं। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को मिला। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को अवार्ड मिला। सर्वाधिक रन वो विराट कोहली ने बनाया 11 पारियों में 765 रन। सर्वाधिक शतक क्विंटन डी कॉक ने। सर्वाधिक अर्धशतक तो विराट कोहली ने 6 अर्धशतक लगाए हैं। सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो मोहम्मद शमी ने 7 पारियों में 24 विकेट लिया। सर्वश्रेष्ठ आंकड़े तो मोहम्मद शमी का रहा। ओके, सर्वाधिक छक्के की बात होगी तो रोहित शर्मा। सर्वाधिक कैच डेरिल मिशेल, 11 कैच लिए उन्होंने। अब दोस्तों अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता का नाम बताएं। इसका आंसर होगा शेनिस पलासियोस। ठीक है, वो निकारागुआ देश की रहने वाली हैं। और अवार्ड ये फंक्शन कहाँ पर हुआ फाइनल? तो 18 नवंबर को हुआ अल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में। ठीक है, तो ये 72वां संस्करण था और उसमें मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीत लिया है निकारागुआ की। ओके, और भारत की जो प्रतिभागी थी वो टॉप 20 में वो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2023 का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा है? आंसर होगा हेलुसिनेट। क्या है? हेलुसिनेट। और इसको एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए व्यक्ति जो है ना वो हेलुसिनेट हो जाता है, मतलब वो कहीं खो जाता है उसमें दिमागी रूप से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किसे गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने का ऐलान किया? आंसर होगा सुरेश वाडकर। महाराष्ट्र सरकार ने नवंबर में इसकी घोषणा की है। ठीक है, अब साइंस एंड रिसर्च या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, पंजाब में किस नदी की रेत में दुर्लभ धातु टैंटलम का भंडार मिला? तो ये न्यूज़ देख भी रहे हैं, महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अब सवाल होगा कि सतलुज में कहाँ से आया टैंटलम? देखिए, अभी तक स्रोत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने रिसर्च किया ना आईआईटी रोपर के तमाम जो रिसर्चर्स ने, तो उसके हेड हैं डॉक्टर सेबेस्टियन। तो उनका कहना है कि हिमालय क्षेत्र में जो टेक्टोनिक प्लेटों की जो टक्कर होती है, गति होती है, उसकी वजह से हो सकता है कि दुर्लभ धातु वो निकल कर धरती से और वो जो है हिमालय के क्षेत्र में आया और वहाँ से, चूँकि नदी जो है वो हिमालय के क्षेत्र से आती है, ज़्यादातर हिस्सा उसका कैचमेंट एरिया वो तिब्बत के आसपास का है, तो इस वजह से टैंटलम जो है ना वो बह के आया है और वहाँ रेत में बड़े पैमाने पर है। और अभी इसकी जांच पड़ताल और होगी, उसके बाद फिर और डिटेल पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में नवंबर तक कितने रिकॉर्ड कितने पेटेंट किए हैं? आंसर होगा 41,010 टोटल नवंबर तक। ओके, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसके बारे में कहा कि ये रिकॉर्ड है एक, और इससे पहले इतना नहीं किया गया था कभी। ओके, पेटेंट का मतलब क्या हुआ? एक हिंदी में कहेंगे, और ये कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष प्रकार के खोज यानी टेक्निक, प्रोसेस या प्रोडक्ट,
तो उसके लिए ये प्रदान किया जाता है, उसको कोई फिर दूसरा उस टेक्निक से या उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकता। उसके लिए उस व्यक्ति से लाइसेंस लेना होगा या उस संस्था से। अगला अब निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताएं जिनका निधन 23 नवंबर 2023 को हो गया। आंसर होगा फातिमा बीवी। वो 96 ईयर की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। और वो अगर हम बात करेंगे कब बनी थी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, तो 6 अक्टूबर 1989 यानी 1989 में वो देश की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर एस बद्रीनाथ का निधन हो गया 21 नवंबर 2023 को। तो वह किस प्रसिद्ध संस्थान के संस्थापक थे? आंसर होगा शंकर नेत्रालय, चेन्नई। उनकी एज थी 83 ईयर और 1978 में 1978 में उन्होंने मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के एक इकाई के रूप में शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी। वो बहुत ही पॉपुलर है शंकर नेत्रालय। अगला क्वेश्चन लेते हैं। BN गोस्वामी का निधन हो गया 17 नवंबर 2023 को। तो वह किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे? आंसर होगा कला। पूरा नाम इनका ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी था। 90 वर्ष के थे और जन्म 15 अगस्त 1933 को हुआ था। उनको पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। विदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूद दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है? इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की जो पुरानी सरकार थी ना, अभी तो खैर तालिबान का शासन है वहाँ पर, लेकिन पुरानी जो सरकार थी उसके नियुक्त किए हुए राजदूत अभी तक काम कर रहे थे। ये दूतावास है दिल्ली में। और अब वहाँ के जो उसके राजनयिक हैं उनका ये कहना है कि वो तो किसी तीसरे देश में चले गए हैं। अफ़गानिस्तान भी नहीं गए, भारत में भी नहीं रुके, कहीं किसी तीसरे देश में हैं। और उनका कहना है कि हमने ये सौंप दिया है भारत सरकार को और बंद करने की घोषणा कर दी है। कुछ अनुरोध किया है, जैसे करीब 5 लाख अमेरिकी डॉलर जो है ना वो दूतावास के बैंक खाते में है, वाहन है, बहुत सारी संपत्ति है। वो एक उसने कहा है उसके फरीद जो पूर्व या कहें अभी तक जो राजदूत थे पुरानी सरकार के द्वारा नियुक्त, तो उनका कहना था कि इतने जो रकम है वो भारत सरकार जो है अपने पास रखे रहे उस, और अफ़गानिस्तान का जो पुराना जो झंडा है उसको भी वहाँ पर फहराया ही जा सके। ठीक है, तो ये सब ये कहा है। अब सरकार को फैसला लेना है क्या करना है आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने किस खालिस्तानी अलगाववादी को मारने की भारतीय साजिश को नाकाम किया और भारत सरकार को चेतावनी दी? बड़ी बात। आंसर होगा इसका गुरपतवंत सिंह पन्नून। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम का एक डेली अखबार है, फाइनेंशियल टाइम्स, काफ़ी प्रसिद्ध है वो। तो उसने कई स्रोतों के हवाले से रिपोर्ट दी है और कहा है कि अमेरिका ने अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी अलगाववादी पन्नून उसकी हत्या की साजिश को विफल कर दिया है। और रिपोर्ट में ये कहा गया कि इससे संबंधित चिंताओं को बताया गया है और चेतावनी दी गई है भारत सरकार को। ठीक है, तो ये एक मामला है और भारत सरकार की ओर से जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता का कहना है कि इस मामले में हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं क्या मामला है, ये कैसे हुआ है ये। ठीक है, क्या हुआ है इस पर ये जांच कर रहा है। भारत सरकार की जो एजेंसी है वो देख रही है, जांच कर रही है कि क्या मामला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? कौन पहुँचे? आंसर होगा किरेन रिजिजू। वो पहुँचे थे वहाँ पर मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में। ठीक है, और इसी के दौरान मोहम्मद मोइज्जू ने भारत सरकार से या इनसे किरेन रिजिजू से ये कह दिया कि जो मालदीव में कुछ सैनिक हैं भारतीय, उनको वापस ले लिया जाए, वापस कर दिया जाए। ठीक है, भारत सरकार उनको वापस बुला ले। ओके, तो ये बात हुई है वहाँ पर। और मोइज्जू जो है वो चीन परस्त है, यानी चीन से काफ़ी लगाव है उनका। तो ऐसे में अभी देखते हैं क्या होता है आगे। और मोइज्जू ने हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया था, लेकिन
प्राइम मिनिस्टर नहीं गए क्योंकि ये चीन परस्त हैं और वही अंदेशा था जो हुआ कि चुनाव से पहले जो ऐलान किया हुआ था कि भारतीय सैनिकों को वहाँ से हम निकालेंगे, वही औपचारिक रूप से इनसे मौजू ने कह दिया। अब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पिछले एक सप्ताह के, और हम अब इस वीडियो के आखिरी स्टेज में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो क्वेश्चन होगा, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा नवंबर के तीसरे रविवार को, और 2023 में ये 19 नवंबर को रहा। और इस बार की थीम क्या है? न्याय यानी जस्टिस, ठीक है। और चूँकि बात हो रही है यातायात पीड़ितों के बारे में, तो कुछ रिपोर्ट देख लें। देखिए ये रिपोर्ट है पिछले साल 2022 की टोटल जो एक्सीडेंट हुए थे वो 4,61,312 इतने एक्सीडेंट हुए थे सड़कों पे, और इसकी वजह से जो डेथ हुई थी वो यानी 1,68,491 इतने लोगों की मौत हुई है 2022 में। ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो दिवस है ना, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2005 में इस दिवस की मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? फिशरीज डे। आंसर होगा 21 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज वीक यानी विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 से 25 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे। आंसर होगा 19 नवंबर को। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? त्वरित परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस, यहाँ पर विश्व की बात हो रही है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 नवंबर को। और इस बार की थीम क्या है? लड़कियों के अधिकार में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण, ये है थीम। अगला क्वेश्चन, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब आयोजित किया जाता है? आंसर होगा 18 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2023 में विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? आंसर होगा 18 से 24 नवंबर तक। और इस बार की थीम क्या है? रोगाणु प्रतिरोध को एक साथ रोकना, अंग्रेजी में कहेंगे प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यानी नेशनल नेचुरोपैथी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 नवंबर को। तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स। अब डेली का देखिएगा कल से, यानी मंडे टू सैटरडे डेली करंट अफेयर्स। ओके, बाय।